नमस्कार। वर्ल्ड न्यूज में आज अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान से समझौते के लिए बेताब दिखाई दे रहे हैं। अब तक करीब 39 बार दावा कर चुके हैं कि ईरान से डील होने वाली है। इस बार तो यहां तक कह दिया कि डील आज ही हो रही है। ट्रंप ईरान से किसी भी कीमत पर डील करना चाहते हैं, लेकिन ईरान ने साफ कह दिया है कि अभी तो बातचीत ही चल रही है। डील के लिए ना तो दिन तय हुआ है और ना ही कोई समय। ट्रंप अगर हॉर्मुज को खोलने की बात कह रहे हैं तो ये पहले से ही खुला हुआ है उन जहाजों के लिए जो ईरान से इजाजत लेकर यहां से निकल रहे हैं। इस बीच सैटेलाइट तस्वीरों ने ट्रंप की इस बेताबी का कारण भी बता दिया है, जिसमें साफ दिखाई दिया कि 2 दिन की जंग में ईरान के हमले ने बहरीन और कुवैत में अमेरिकी रडार तबाह कर दिए। ऐसे में क्या अमेरिका और ईरान में समझौता होगा या फिर अभी भी टकराव लंबा चलने वाला है? इस पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा, लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। यूक्रेन जंग का बढ़ेगा दायरा, रूस और नाटो में जल्दी छिड़ सकता है संघर्ष। स्वीडिश रिपोर्ट से मचा हड़कंप। उधर ब्रिटेन ने रूसी जहाज किया जब्त। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में नहीं थम रहा बवाल। पाकिस्तान सरकार और सेना पर आंदोलन को कुचलने के लगे आरोप। प्रदर्शन करने वाले हो रहे गायब। उत्तर कोरिया के परमाणु कार्यक्रम को लेकर अमेरिका की बढ़ी चिंता। किम जोंग ने निरस्त्रीकरण से किया साफ इनकार। पूर्वी एशिया में बढ़ा तनाव। और चलते चलते में देखेंगे जुड़वा लोगों का शहर यानी द लैंड ऑफ ट्विंस, जहां हर मोड़ पर मुस्कुराते हैं एक जैसे चेहरे। इन सभी खबरों पर हम विस्तार से करेंगे बात, लेकिन पहले एक नजर हेडलाइंस पर। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को बड़ा झटका। कोर्ट के आदेश पर कैनेडी सेंटर से हटाया गया ट्रंप का नाम। कोर्ट ने कहा था संस्थान का नाम बदलने का अधिकार केवल अमेरिकी संसद के पास। फ्रांस दौरे पर भारत के प्रधानमंत्री मोदी G7 देशों की बैठक में होंगे शामिल। फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रो के साथ द्विपक्षीय बैठक। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से भी होगी मुलाकात। चीन के खिलाफ खुफिया जानकारी जुटाने की तैयारी में ताइवान। जिनपिंग प्रशासन से नाराज नागरिकों के लिए शुरू की वेबसाइट। दोनों देशों में लंबे वक्त से जारी है तनाव। स्विट्जरलैंड में कराया जा रहा जनमत संग्रह। आबादी सीमित करने के विवादित प्रस्ताव पर होगी वोटिंग। देश की आबादी को 1 करोड़ तक सीमित करने की मांग। तो अमेरिका और ईरान के बीच 14 जून को शांति समझौता होने वाला है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस तरह के दावे कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि अपने जन्मदिन के मौके पर वो ईरान के साथ डील कर ले, लेकिन ईरान के रुख को देखते हुए उनके ये दावे हर बार की तरह हवा हवाई ही नजर आते हैं। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति का कहना है कि ईरान के साथ रविवार को शांति समझौते पर हस्ताक्षर होने वाले हैं। इसके तुरंत बाद हॉर्मुज स्ट्रेट सभी जहाजों के लिए खोल दिया जाएगा। साथ ही हालात सामान्य होने के बाद अमेरिका ईरान का एनरिच्ड यूरेनियम निकाल कर खत्म करेगा। यह समझौता एक बड़ी कूटनीतिक सफलता होगी और एक ऐसी दीवार बनेगी जो ईरान को भविष्य में परमाणु हथियार हासिल करने से रोकेगी। एक ऐसी चीज जिसमें ईरान की अब कोई दिलचस्पी भी नहीं है। अगर यह प्रोसेस सफल नहीं हुई तो अमेरिका के पास आखिरी विकल्प भी मौजूद है, जिसे वो दोबारा इस्तेमाल नहीं करना चाहता। अब ट्रंप भले ही समझौते पर हस्ताक्षर होने के दावे कर रहे हों, लेकिन उनका जो शेड्यूल व्हाइट हाउस ने जारी किया है उसमें वर्चुअल हस्ताक्षर समारोह का कोई जिक्र ही नहीं है। और ईरान ने भी साफ कह दिया है कि समझौते के लिए कोई तारीख तय नहीं हुई है। यानी ईरान ने भी ट्रंप के दावे को पूरी तरह खारिज कर दिया है। ईरान के विदेश मंत्रालय ने कहा कि अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौता रविवार को साइन नहीं होगा। यह समझौता अगले कुछ दिनों में हो सकता है, लेकिन अभी इसकी तारीख तय नहीं है। ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट में जहाजों की आवाजाही पर नजर रखने और व्यवस्था बनाए रखने के लिए नए नियम लागू कर रहा है। आगे चलकर हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों से वहां दी जाने वाली सेवाओं के बदले टैक्स लिया जा सकता है। यानी ना तो 14 जून को कोई समझौता हो रहा है और ना ही हॉर्मुज से ईरान का कंट्रोल खत्म होने वाला है। हालांकि ईरान ने समझौते की संभावना से इनकार नहीं किया है, लेकिन ईरान की जनता ही अमेरिका से डील का विरोध कर रही है। तेहरान के इब्न सिना स्क्वायर में रैली हुई। वहीं मशहद में विदेश मंत्रालय के दफ्तर के बाहर लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया है। इस दौरान अमेरिका से समझौते में ईरान की तरफ से मुख्य वार्ताकार मोहम्मद बागेर गालिबफ और विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। यानी ईरानी जनता भी इस डील के पक्ष में नहीं है। खबरें तो ये भी आ रही हैं कि डील को लेकर ईरानी सेना, इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर यानी IRGC और ईरानी प्रशासन के बीच भी मतभेद है। IRGC का साफ कहना है कि सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामेनेई की मंजूरी के बिना कोई डील नहीं होगी।
ऐसे में इस समझौते को लेकर कई सवाल खड़े हो गए हैं। सवाल कि क्या समझौता हो पाएगा? खुद अमेरिका में भी ट्रंप के दावे सवालों से घिर गए हैं। इस डील का विरोध हो रहा है। डेमोक्रेटिक सांसदों ने ईरान के साथ ट्रंप के संभावित शांति समझौते को लेकर चिंता जाहिर की है। ट्रंप की डील को लेकर दावों पर कैलिफोर्निया के सीनेटर एडम शिफ ने कहा कि हमने ये बात पहले भी सुनी है, साथ ही अनगिनत टूटे हुए वादे भी। वहीं दूसरे अमेरिकी सीनेटर सेठ मॉल्टन का कहना है कि ये एक भयानक समझौता है। ये मूल रूप से डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ईरान के सर्वोच्च नेता के सामने आत्मसमर्पण का दस्तावेज है। ये कैसी जीत है? इस बीच ईरान ने ट्रंप को एक और झटका देते हुए इस जंग में अमेरिका को हुए नुकसान के सबूत दुनिया के सामने रख दिए। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान ब्रॉडकास्टिंग ने सैटेलाइट तस्वीर साझा कर बताया कि कुछ दिनों पहले ईरानी मिसाइलों ने बहरीन स्थित अमेरिकी रडार सिस्टम को निशाना बनाया। इस हमले में माउंट अल दुखान पर रणनीतिक रूप से तैनात अमेरिकी सेना के TPS-59 अर्ली वार्निंग रडार पूरी तरह तबाह हो गया। इसके अलावा कुवैत के अली अल सालेम में स्थित ASR-1000 रडार को अपने सटीक हमलों से पूरी तरह मलबे में तब्दील करके नष्ट कर दिया गया है। इससे साफ है कि ईरान अमेरिका पर भारी पड़ रहा था और यही वजह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डील के लिए इतने मजबूर हो गए। लेकिन सवाल यह है कि क्या ईरान डील के लिए तैयार है और क्या समझौते की शर्तों पर कोई सहमति बन पाएगी? यह आने वाले वक्त में ही साफ हो पाएगा। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां हम बात करेंगे रूस यूक्रेन युद्ध की। तो ये जंग कभी भी रूस बनाम नेटो में बदल सकती है, क्योंकि मौजूदा हालात में रूस के खिलाफ यूरोपीय देशों में गुस्सा बढ़ता जा रहा है और जिस तरह वो रूस के खिलाफ एक्शन ले रहे हैं, उस पर प्रतिबंध लगा रहे हैं, उसके बाद रूस का भी गुस्सा भड़कना तय माना जा रहा है। ताजा घटना की बात करें तो ब्रिटेन ने रूस के जहाज को जब्त कर लिया है। ब्रिटिश सशस्त्र बलों, रॉयल मरीन कमांडो और नेशनल क्राइम एजेंसी के विशेष अधिकारियों ने टैंकर स्मिर्टोज पर चढ़कर उसे अपने कब्जे में ले लिया। इस कार्रवाई को लेकर ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने बताया कि ब्रिटेन ने रूस की शैडो फ्लीट के खिलाफ बड़ा सैन्य और सुरक्षा अभियान चलाते हुए एक प्रतिबंधित तेल टैंकर को इंग्लिश चैनल में रोक लिया है। यह कार्रवाई रूस की युद्ध मशीन को आर्थिक झटका देने की दिशा में अहम है। यह सफल अभियान रूस के लिए एक और बड़ा झटका है, जो लोग यूक्रेन में युद्ध जारी रखने के लिए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की कोशिशों को आर्थिक मदद पहुंचा रहे हैं। उन्हें यह संदेश मिल जाना चाहिए कि ब्रिटेन उन्हें छिपने नहीं देगा। वहीं ब्रिटेन के रक्षा मंत्री डेन जार्विस ने भी कहा कि रूस अपनी शैडो फ्लीट के जरिए यूक्रेन युद्ध के लिए धन जुटाता है और यह कार्रवाई सीधे तौर पर पुतिन के युद्ध प्रयासों पर बड़ी चोट है। रूसी टैंकर को फिलहाल इंग्लैंड के दक्षिणी तट के पास निगरानी में रखा गया है, लेकिन इस घटना से यूरोप और अमेरिका में तनाव बढ़ना तय माना जा रहा है। स्वीडन ने तो साफ चेतावनी ही दी है कि बहुत जल्द रूस और नेटो में संघर्ष शुरू होने वाला है। स्वीडन की रक्षा समिति की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि रूस और नेटो के बीच संघर्ष निकट भविष्य में शुरू हो सकता है। अगर मॉस्को को अनुकूल राजनीतिक हालात दिखाई देते हैं तो वो नेटो की एकजुटता और अनुच्छेद 5 की विश्वसनीयता का टेस्ट लेने की कोशिश कर सकता है। इन हालात में रूस और यूक्रेन जंग के पूरे यूरोप तक फैलने की आशंका बढ़ती दिखाई दे रही है। हालांकि रूस ने पश्चिमी देशों की तरफ से नेटो पर हमले की इन आशंकाओं को बार बार खारिज करते हुए इसे न केवल बकवास बताया, बल्कि उकसावा और दुष्प्रचार भी करार दिया है। इसके साथ ही यूक्रेन पर उसके हमले लगातार जारी हैं। रूस हर मोर्चे पर यूक्रेन को करारी चोट दे रहा है, उसकी जमीन छीन रहा है, उसके संसाधनों को तबाह कर रहा है, साथ ही साथ उसे आर्थिक मोर्चे पर भी काफी नुकसान पहुंचा रहा है। रूसी न्यूज एजेंसी टास की रिपोर्ट के मुताबिक रूस से लगातार जंग लड़ने की वजह से यूक्रेन की आर्थिक स्थिति खराब हो गई है। लगातार बढ़ते रक्षा खर्च, बुनियादी ढांचे को हुए नुकसान और विदेशी आर्थिक सहायता पर बढ़ती निर्भरता के कारण देश पर कर्ज का बोझ तेजी से बढ़ रहा है। यूक्रेन पर 110 अरब अमेरिकी डॉलर यानी 10 लाख करोड़ भारतीय रुपए से ज्यादा का कर्ज चढ़ गया है। यूक्रेनी सांसदों का ही अनुमान है कि उनके देश के मौजूदा कर्ज को चुकाने में ही करीब 35 साल लग सकते हैं। यानी यूक्रेन इस जंग में बुरी तरह फंसा हुआ है। अब देखना यह होगा कि इन हालात में वो रूस के सामने कब तक डटा रहता है। हालांकि उसे यूरोपीय देशों से मदद तो मिल रही है, लेकिन ये मदद इस जंग को और भड़काने का ही काम कर रही है और जो नुकसान यूक्रेन की जनता को उठाना पड़ रहा है इन हमलों के चलते, उसकी भरपाई कोई नहीं कर सकता। ऐसे में उनकी मांग यही है कि जल्दी से जल्दी जंग खत्म हो, लेकिन फिलहाल यह मुमकिन नहीं दिख रहा। और अब अगली खबर में बात करेंगे पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में जारी बवाल की।
तो बीते काफी वक्त से पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में घमासान छिड़ा हुआ है। जनता सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रही है। वो महंगाई, बेरोजगारी, प्रशासनिक अव्यवस्था जैसे मुद्दों को उठा रही है। वहीं आम लोगों की आवाज बनी जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी यानी जेएसी पीओके में आरक्षित सीटों का विरोध कर रही है। उसकी मांग है कि पीओके विधानसभा में पाकिस्तान स्थित शरणार्थियों के लिए आरक्षित 12 सीटों को खत्म किया जाए, लेकिन सरकार उनकी मांग सुनने को तैयार नहीं है, जिसके बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। प्रदर्शन किया जा रहा है। पीओके में एक बार फिर अशांति का माहौल बन गया। बड़े पैमाने पर हिंसा हुई, जिसमें कई लोगों की जान चली गई और अब खबर यह आ रही है कि लगभग 53 लोगों की जान जाने के बाद जनाक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। इस बीच जेएसी ने पाकिस्तानी सेना और सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। कहा है कि पीओजेके में प्रदर्शनों के दौरान पाकिस्तानी सुरक्षा बलों की फायरिंग में मारे गए आंदोलनकारियों के शव उनके स्वजनों को नहीं सौंपे जा रहे हैं, ताकि जान जाने वालों की असली संख्या को छिपाया जा सके। पाकिस्तानी अखबार द डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक पीओके में लगातार शटडाउन जारी है, जबकि आंदोलन पूरी ताकत से चल रहा है और इसका असर जनजीवन पर भी पड़ रहा है। जेएसी के प्रतिनिधि इम्तियाज असलम ने कहा कि ये प्रदर्शन तब तक जारी रहेंगे जब तक अधिकारी कार्यकर्ताओं के शव उनके परिवारों को नहीं सौंप देते और कमेटी पर प्रतिबंध लगाने वाला नोटिफिकेशन रद्द नहीं कर देते। इसके साथ ही समूह ने जिन लोगों की जान गई है उनकी मौत की जांच और शहरी क्षेत्रों से फोर्स हटाने की भी मांग की है। हालांकि अधिकारियों ने बातचीत की पेशकश की है, लेकिन संगठन ने इसे महज औपचारिकता बताते हुए खारिज कर दिया। जेएसी का तर्क है कि पाकिस्तान के साथ बातचीत का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इससे पहले किए गए आश्वासनों पर कभी अमल नहीं हुआ, जिसके बाद पाकिस्तानी सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की मुश्किलें भी बढ़ती दिखाई दे रही हैं। वो लगातार इस आंदोलन को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं, लेकिन उनकी सारी कोशिशें फेल होती दिख रही हैं। इस बीच जेएसी के प्रमुख नेता शौकत नवाज मीर ने एक ऑडियो मैसेज जारी किया है, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान की सेना और सुरक्षा एजेंसियों पर गंभीर आरोप लगाए। उनका दावा है कि आंदोलन को कुचलने के लिए एक बड़ा अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया है, जबकि बड़ी संख्या में लोगों को कथित तौर पर जबरन गायब कर दिया गया है। लेकिन यह आंदोलन अब भी रुकने वाला नहीं है। इससे साफ है कि पाकिस्तान में हालात अभी और बिगड़ने वाले हैं। और अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उत्तर कोरिया की। तो अमेरिका की ईरान से जंग अभी खत्म भी नहीं हो पाई है। ट्रंप क्यूबा पर हमले की धमकियां दे रहे हैं, लेकिन अब अमेरिका को एक और देश से चुनौती मिलती दिखाई दे रही है, और यह देश है उत्तर कोरिया, जो अमेरिका को धमकी दे रहा है। जंग की तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि डोनाल्ड ट्रंप उत्तर कोरिया और वहां के शासक के खिलाफ एक शब्द तक नहीं बोल रहे, और इसका कारण है कि उत्तर कोरिया का परमाणु शक्ति संपन्न होना। उत्तर कोरिया लंबे वक्त से अमेरिका और पश्चिमी देशों की चिंता बना हुआ है। पश्चिमी देशों ने उस पर कई तरह के प्रतिबंध लगा रखे हैं, लेकिन इन प्रतिबंधों का भी उस पर कोई असर पड़ता दिखाई नहीं दे रहा। और यही वजह है कि उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन ने साफ कर दिया है कि उनका देश अपनी परमाणु नीति में कोई बदलाव नहीं करेगा। उत्तर कोरिया ने अमेरिका को चेतावनी देते हुए कहा है कि हम अपने परमाणु हथियारों को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि परमाणु हथियार उसकी सुरक्षा के लिए जरूरी है। अगर उत्तर कोरिया परमाणु हथियार छोड़ेगा तो ईरान और वेनेजुएला की तरह उस पर भी कभी भी हमला कर दिया जाएगा। किम जोंग उन की बहन किम यो जोंग ने भी कहा है कि हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है, और वो है अपने परमाणु कार्यक्रम को मजबूत बनाए। उत्तर कोरिया अगर परमाणु हथियार छोड़ेगा तो उसका अस्तित्व संकट में फंस जाएगा। उत्तर कोरिया के विदेश मंत्रालय ने भी साफ कर दिया है कि पश्चिमी देश उत्तर कोरिया को खत्म करने की साजिश रच रहे हैं। जापान और दक्षिण कोरिया को हथियार दिए जा रहे हैं, जिससे उत्तर कोरिया की सुरक्षा संकट में फंस गई है। हाल ही में अमेरिका ने दक्षिण कोरिया को $300 मिलियन के हथियारों की बिक्री को मंजूरी दी है, जिसमें AIM-120C8 आमराम मध्यम दूरी की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलें शामिल हैं। इसे लेकर उत्तर कोरिया के विदेश मंत्रालय ने कहा कि अमेरिका का यह कदम पूरे क्षेत्र के खतरनाक सैन्यीकरण को बढ़ावा दे रहा है और शक्ति के नाजुक संतुलन को कमजोर कर रहा है। अमेरिकी सैन्य उपस्थिति और उत्तर कोरिया के दुश्मनों की बढ़ती सैन्य ताकत, यहां हालात खराब होते दिखाई दे रहे हैं, और उत्तर कोरिया ने जंग की तैयारी भी शुरू कर दी। दरअसल 2019 में अमेरिका के साथ उत्तर कोरिया की बातचीत फेल होने के बाद से ही उत्तर कोरिया ने अपने परमाणु कार्यक्रम को तेज कर दिया।
तब किम जोंग उन और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच हनोई में शिखर सम्मेलन हुआ था, लेकिन कोई समझौता नहीं हो पाया था। उल्टा इसके बाद उत्तर कोरिया ने रूस और चीन के साथ अपने रिश्तों को और मजबूत करने की कोशिशें तेज कर दी। हाल ही में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग उत्तर कोरिया पहुंचे थे। वहीं यूक्रेन के साथ जंग में उत्तर कोरिया की सेना रूस के साथ मिलकर लड़ती दिखाई दे रही है, और यही वजह है कि उत्तर कोरिया को लेकर अमेरिका की चिंता बढ़ती नजर आ रही है। और अब चलते चलते में बात करेंगे जुड़वा हमशक्लों की। तो आप जरा ऐसी जगह के बारे में सोचिए जहां हर दूसरा शख्स हमशक्ल हो। दो दुकानों पर एक जैसे दिखने वाले दुकानदार हों और स्कूल जाते हुए एक जैसे दिखने वाले बच्चे हों। सोचकर ही ये कितना अनोखा लग रहा है, लेकिन ये किसी फिल्म या सीरीज की कहानी नहीं बल्कि हकीकत है। जी हाँ, ये जगह है नाइजीरिया में और इस शहर का नाम है इग्बो ओरा। इस शहर को जुड़वा बच्चों की राजधानी भी कहा जाता है। आपको बता दें कि दुनिया भर में हर 1000 बच्चों में औसतन महज 12 बच्चे ही जुड़वा पैदा होते हैं, लेकिन इग्बो ओरा में यह आंकड़ा 45 से 50 का है। यहाँ जुड़वा बच्चों का जन्म कोई दुर्लभ घटना नहीं बल्कि एक आम बात हो गई है। यहाँ के लोग इसे भगवान का आशीर्वाद मानते हैं, लेकिन वैज्ञानिक बताते हैं कि इसके पीछे खान पान अहम वजह हो सकती है। यहाँ खाए जाने वाले रतालू में कुछ खास तत्व होते हैं जो महिलाओं के शरीर में एक साथ 2 अंडे रिलीज करने में मदद करते हैं, जिससे जुड़वा बच्चों की संभावना बढ़ जाती है। तो आइए अब आपको एक और दिलचस्प जानकारी देते हैं, क्योंकि हैरानी की बात यह है कि ऐसी ही एक जगह भारत में भी है। केरल के मलप्पुरम जिले के कोंडिंगही गांव में भी नाइजीरिया जैसा ही नजारा है। यहाँ महज 2000 परिवारों वाले इस छोटे से गांव में 450 से ज्यादा जुड़वा जोड़े रहते हैं। जहां पूरे भारत में जुड़वा बच्चों की दर बहुत कम है, वहां कोंडिंगही का ये रिकॉर्ड वैज्ञानिकों के लिए आज भी एक बड़ी पहेली बना हुआ है। चाहे नाइजीरिया का इग्बो ओरा हो या केरल का कोंडिंगही, ये शहर हमें बताते हैं कि कुदरत के पास अब भी हमारे पास चौंकाने के लिए कितना कुछ है। लेकिन फिलहाल आज के हमारी इस वर्ल्ड न्यूज में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए डीबी लाइव और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।